ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 41। जो आदमी इवान की ओर आ रहा था उसकी आंखें संकरी थीं, उसके कान थोड़े मुड़े हुए थे और उसकी अजीब बकरी की मूंछें थीं। उसकी दाढ़ी भी अनियमित तरीके से कटी हुई थी और उसके चेहरे से ही इवान को यकीन हो गया था कि यह आदमी कुछ गलत करने वाला है। अगर इवान को उस आदमी का वर्णन बुक्स या उपन्यास शैली में करना होता तो वह कहता, उसके मुड़े हुए कानों से ऐसा लगता है कि इस आदमी ने अपने मालिक को जहर देकर बेच दिया है। संकरी आंखें जो अपनी छोटी बहन को देखने के लिए उत्सुक हैं जो नहाने जा रही है। बकरी की मूंछें जो वह अपने बड़े भाई को देखते हुए रगड़ रहा है जिसे कुछ चींटियां खा रही हैं। अजीब दाढ़ी जो उसके छोटे भाई ने अपने बुढ़ापे में अनियमित तरीके से काटी है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? जब इवान उस आदमी का अजीब तरीके से मूल्यांकन कर रहा था तो वह आदमी उसके पास आया और विनम्रता से पूछा, तुम अपने मालिक के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इवान ने अपने अजीब विचारों में डूबे हुए मन से पूछा। मालिक? कौन से मालिक? इवान की बात सुनकर आदमी ने हैरान होकर पूछा। हाँ, आदमी की हैरान करने वाली आवाज़ सुनकर इवान अपने विचारों से बाहर आया और उसने देखा कि वह उसे अजीब तरह से देख रहा था। तभी इवान को एहसास हुआ कि उसने अपने मन की बात कह दी थी। जोर से खांसी इवान ने विषय बदलने के लिए खांसी और कहा, कुछ नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि मैं अलग अलग चीज़ें बेचना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। हालांकि संदिग्ध दिखने वाले मासूम आदमी को लगा कि इवान उसे अजीब तरह से देख रहा है, फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या बेचना चाहते हैं? उस आदमी की बात सुनकर इवान उस आदमी के संदिग्ध दिखने वाले चेहरे की वजह से थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन चूंकि वह बता सकता था कि वह आदमी एक सामान्य इंसान था, इसलिए उसे यकीन था कि यह आदमी उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। इवान ने वह सब कुछ बताया जो वह बेचना चाहता था। इवान जो बेचना चाहता था उसे सुनने के बाद उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कृपया मेरे साथ आइए। मुझे इन वस्तुओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए कृपया प्रतीक्षा कक्ष में कुछ समय प्रतीक्षा करें। मैं जल्दी से किसी को सूचित कर दूंगा जो आपकी सेवा करने आएगा। इवान ने सिर हिलाया और उस व्यक्ति का पीछा किया। उस व्यक्ति का पीछा करते हुए इवान को एहसास हुआ कि वह व्यक्ति काफ़ी विनम्र है और ग्राहकों की परवाह करता है, लेकिन उसका चेहरा ही उसे संदिग्ध बनाता है। मुझे लोगों को उनके रूप रंग से नहीं आंकना चाहिए, इवान ने सोचा जब उसे याद आया कि कैसे उसने उस व्यक्ति की एक अजीब तस्वीर बनाई थी, सिर्फ इसलिए कि उसका चेहरा काफ़ी अजीब है। अगर इस आदमी का चेहरा ऐसा नहीं होता तो मुझे यकीन है कि उसके व्यवहार और ग्राहकों से बात करने के तरीके से वह आसानी से इस जगह का मैनेजर बन सकता था, इवान ने सोचा और दया भरी आंखों से उस व्यक्ति को देखा। जब उस व्यक्ति ने देखा कि इवान उसे कैसे देख रहा है तो उसने एक अजीब चेहरा बनाया और खांसते हुए कहा, सर, हालांकि आप काफ़ी सुंदर हैं, फिर भी मुझे महिलाएं ज़्यादा पसंद हैं। इवान जो दया भरी आंखों से उस आदमी को देख रहा था लगभग जमीन पर गिर गया। उसने उस आदमी को अपनी आंखें खोलकर देखा और पूछा, तुम क्या कह रहे हो? तुम जिस तरह से मुझे देख रहे हो, तुम्हारी स्नेह भरी आंखों से मैं इस नज़र से बहुत परिचित हूँ। यहाँ मेरे पास आने वाले ज़्यादातर ग्राहक मुझे स्नेह भरी नज़र से देखते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि मैं इस चेहरे के साथ पैदा हुआ हूँ जो मुझे देखने वाले हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दे सकता क्योंकि मुझे महिलाएं ज़्यादा पसंद हैं। आदमी ने इवान से उसके द्वारा अस्वीकार किए जाने के लिए माफ़ी मांगने वाली मुस्कान के साथ कहा। क्या यह आदमी बूढ़ा हो गया है? इवान उस आदमी की बात सुनकर अवाक रह गया। मैं उसे दया भरी आंखों से देख रहा हूं और यह पागल कमीना कह रहा है कि उसे स्नेह भरी आंखों से मत देखो। जितना ज्यादा इवान उस आदमी की माफ़ी मांगने वाली मुस्कान को देखता, उसका रक्तचाप उतना ही बढ़ता जाता। इवान ने अपनी निचली स्टील की तलवार निकाली और कहा, पागल कमीने, अगर तूने कुछ और कहा तो मैं तुझे मार डालूंगा। जब उस आदमी ने इवान को अपनी तलवार निकालते देखा तो वह बुरी तरह डर गया और जल्दी से पीछे हट गया और इवान को गलत भाव से देखते हुए सिर हिलाया। जब इवान ने उस आदमी के अजीब चेहरे पर गलत भाव देखा तो उसने उसे मौके पर ही सिर न काटने की पूरी कोशिश की। बस प्रतीक्षा कक्ष की ओर चलो और उस व्यक्ति को लाओ जो उन चीज़ों का निरीक्षण करेगा जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ, इवान ने शांत होने के लिए गहरी सांस लेते हुए कहा। उस आदमी ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया और प्रतीक्षा कक्ष की ओर चलने लगा। क्या मेरी अस्वीकृति ने उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है? आदमी ने आगे बढ़ते हुए सोचा, मुझे बाद में उससे ठीक से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वह आत्महत्या कर ले क्योंकि मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। इवान इस कमीने पर दया दिखाने के अपने फैसले पर पछता रहा था, लेकिन उसे कैसे पता था कि इस संदिग्ध दिखने वाले मासूम आदमी का दिमाग खराब होगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं किसी पर दया की नज़र से नहीं देखूंगा। कौन जानता है कि मुझे कब कोई पागल मिल जाए। इवान ने कसम खाए और खुद से वादा किया कि वह कभी किसी इंसान पर दया की नज़र से नहीं देखेगा। कृपया यहाँ कुछ देर रुकें, कोई जल्दी ही आपकी मदद के लिए आएगा, उस आदमी ने इवान से वेटिंग रूम में पहुंचने के बाद अजीब लहजे में कहा। इवान कमरे के अंदर गया और महंगे दिखने वाले सोफे पर बैठ गया। वह आदमी कमरे में नहीं आया और बोला, मैं जल्दी से किसी को भेजूंगा।
ये कहने के बाद उस आदमी ने दरवाज़ा बंद किया और चला गया। जब पागल उसे अकेला छोड़कर चला गया तो इवान ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक दरवाज़ा थोड़ा खुला और उसने उस आदमी की आवाज़ सुनी, मुझे पता है कि अस्वीकृति से उबरना मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे सुंदर चेहरे के साथ तुम मुझसे बेहतर कोई पा सकोगे। इवान ने लगभग 2 लीटर खून खांसते हुए उस आदमी की बात सुनी, मैं कसम खाता हूं कि अगर यह आदमी मेरे सामने आया तो मैं उसे मार डालूंगा। पागल के जाने के 5 मिनट बाद प्रतीक्षा कक्ष का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वह आदमी साफ सुथरा काला सूट पहने हुए था और उसकी उम्र 30 के आसपास दिख रही थी, और इवान खुश था कि उसका चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था जिसने अपना क्षेत्र बेच दिया हो। नमस्ते, प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद, मैं रॉन हूँ। आदमी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए अपना परिचय दिया। मैं इवान हूँ। इवान ने अपना हाथ हिलाया और सिर हिलाया। डायलन ने मुझे बताया कि आप कुछ उपकरण, कोर और काले राक्षस का शरीर बेचना चाहते हैं, रॉन ने कहा और इवान के सामने बैठ गया। हाँ, इवान ने कहा, और 13 ही रैंक कोर, एक स्टोरेज रिंग जो उसे डेविड से मिली थी, बैरियर क्रिस्टल और डाकुओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ब्लैक डिवाइस निकाली। इवान ने डेविड की स्टोरेज रिंग में मिली एक ही रैंक तलवार और कवच भी निकाला। आपके पास कुछ दिलचस्प चीजें हैं, रॉन ने बैरियर क्रिस्टल और ब्लैक डिवाइस को देखकर कहा। रॉन ने बैरियर क्रिस्टल को उठाया और 1 मिनट तक जांचने के बाद उसे बारीकी से जांचा और बैरियर क्रिस्टल को नीचे रख दिया और ब्लैक डिवाइस को उठाते हुए कहा, ये देखते हुए कि आपके पास बैरियर क्रिस्टल और इंटरफेरेंस डिवाइस दोनों हैं, आपको ये चीज़ें डाकुओं से मिली होंगी क्योंकि वे कभी कभी जंगलों में लोगों पर हमला करने के लिए इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, रॉन ने ब्लैक डिवाइस को देखते हुए कहा। रॉन की बात सुनने के बाद इवान ने कुछ नहीं कहा और बस उसे यह सोचते हुए देखा कि वह इन चीज़ों के लिए उसे कितना ऑफर करेगा। हालांकि ये चीज़ें अच्छी स्थिति में हैं, उनका मॉडल काफ़ी पुराना है, बाजार में बेहतर बैरियर क्रिस्टल और इंटरफेरेंस डिवाइस उपलब्ध हैं, रॉन ने बैरियर क्रिस्टल और ब्लैक डिवाइस की जांच करने के बाद कहा। बात को घुमा फिरा कर मत बोलो और मुझे बस इतना बताओ कि मैं एक अमीर युवा मास्टर बन सकता हूं या नहीं, रॉन की बात सुनकर इवान ने अपने मन में चिल्लाया। मैं तुम्हें बैरियर क्रिस्टल के लिए 2 लाख क्रेडिट और इंटरफेरेंस डिवाइस के लिए 1 लाख क्रेडिट दे सकता हूं, रॉन ने इवान की ओर देखते हुए शांति से कहा। रॉन की बात सुनकर इवान के चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन ये सुनकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि उसे कितना मिलेगा। मैं आखिरकार कप नूडल्स को अलविदा कह सकता हूं, अब ये युवा मास्टर हर दिन केवल महंगा मांस खाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नए बैरियर क्रिस्टल और एक इंटरफेरेंस डिवाइस की कीमत कितनी है? इवान ने अपनी खुशी जाहिर किए बिना पूछा। इन डिवाइस का मॉडल काफ़ी पुराना है, इसलिए इन चीज़ों की कीमत ज़्यादा नहीं है। एक नए बैरियर क्रिस्टल की कीमत लगभग 3 लाख क्रेडिट और एक इंटरफेरेंस डिवाइस की कीमत लगभग 1,50,000 क्रेडिट है, रॉन ने बिना कुछ छिपाए ईमानदारी से कहा। ज़्यादा कीमत नहीं है। इस आदमी की पैसे की समझ पूरी तरह से विकृत है, इवान ने नए डिवाइस की कीमत सुनकर सोचा। रॉन की बात सुनने के बाद इवान रॉन द्वारा दी जा रही कीमत से संतुष्ट था, इसलिए उसने सिर हिलाया। जब इवान ने कीमत स्वीकार की तो रॉन ने दूसरी चीज़ों पर गौर किया और कहा, इन ई रैंक कोर के लिए मैं आपको 10,000 क्रेडिट दे सकता हूँ, स्टोरेज रिंग के लिए 40,000, इस कवच के लिए 12,000 और तलवार के लिए 8,000, तो यह 1,90,000 क्रेडिट होगा। इवान ने यह सुनकर जोर से सांस ली कि उसे कितना पैसा मिल रहा है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास एक काले राक्षस का शरीर भी है? रॉन ने इवान से पूछा, क्योंकि एक काले राक्षस का शरीर काफ़ी दुर्लभ है। इवान ने सिर हिलाया और अचानक ज़मीन पर अपना पैर थपथपाया और रॉन ने देखा कि एक काले राक्षस का शरीर ज़मीन से बाहर आना शुरू हो गया है। क्या शानदार कौशल है कि तुम राक्षसों के शरीर को ज़मीन के अंदर संग्रहित कर सकते हो, रॉन ने कहा जब उसने देखा कि कैसे एक शरीर अचानक ज़मीन से बाहर निकल आया। इवान ने कुछ नहीं कहा और बस ये सुनने का इंतज़ार किया कि उसे इस शरीर के लिए कितना मिलेगा। रॉन ने काले राक्षस के शरीर का निरीक्षण किया और ये देखकर प्रसन्न हुआ कि शरीर बहुत अच्छी स्थिति में था, क्योंकि इवान ने छाया गोली का उपयोग करके उसके मस्तिष्क को नष्ट करके उसे साफ साफ मार दिया था। शरीर की स्थिति बहुत अच्छी है, मैं आपको इस शरीर के लिए 30,000 क्रेडिट दे सकता हूँ, रॉन ने शरीर की जांच करने के बाद कहा। इवान 30,000 क्रेडिट पर काले राक्षस को बेचने से बहुत खुश था, इसलिए उसने सिर हिलाया। ठीक है, बस 1 मिनट रुको, रॉन ने कहा और पूरी राशि की गणना की। 1 मिनट बाद इवान अपने फ़ोन को देखते हुए प्रतीक्षा कक्ष से बाहर चला गया, जो उसके बैंक का बैलेंस दिखा रहा था। आखिरकार मैं गरीब होने को अलविदा कह सकता हूँ, इवान ने कहा और शहर के प्लाजा को छोड़ने के बजाय वह प्लाजा की 6ठी मंजिल पर चला गया। प्रोफेसर एलेना ने कहा कि कुछ समय के लिए कालकोठरी में प्रवेश न करें, लेकिन मुझे अपनी शक्ति में सुधार करने के लिए कोर की आवश्यकता है, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक कि कालकोठरी वाली स्थिति हल नहीं हो जाती, इवान ने सोचा और अकादमी की 6ठी मंजिल पर पहुंच गया। चूंकि इवान कोर इकट्ठा करने के लिए कालकोठरी में नहीं जा सकता था, इसलिए उसने जंगल में राक्षसों का शिकार करने का फैसला किया, लेकिन उसे जंगल में तेजी से यात्रा करने के लिए कुछ चाहिए था, यही वजह है कि वह प्लाजा की 6ठी मंजिल पर आया।
इवान छठी मंजिल पर रिसेप्शन पर आया और कहा, मुझे सी रैंक होवरबोर्ड चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और उसके सामने टेबल पर टैप किया और इवान के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी जिसमें उसे विभिन्न प्रकार के होवरबोर्ड दिखाए गए। ये वे डिज़ाइन हैं जो सी रैंक होवरबोर्ड में उपलब्ध हैं, कृपया एक चुनें। रिसेप्शनिस्ट ने इवान को होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाने के बाद कहा। इवान ने डिज़ाइन की ज़्यादा परवाह नहीं की और एक नेवी ब्लू होवरबोर्ड चुना। जल्द ही एक कर्मचारी इवान द्वारा चुने गए होवरबोर्डर को लेकर आया। इवान ने होवरबोर्ड की जांच की और संतुष्टि में सिर हिलाया। ये कितना है? यह 1,80,000 क्रेडिट होगा। हालांकि कीमत सुनकर इवान का दिल पसीज गया, फिर भी उसने होवरबोर्ड खरीद लिया क्योंकि वह इस चीज़ का लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा। अब जब मेरे पास होवरबोर्ड है तो मैं आसानी से जंगल में तेज़ी से आगे बढ़ सकता हूं और राक्षसों की तलाश कर सकता हूं, इवान ने शहर के चौक से बाहर निकलने के बाद खुद से कहा। चूंकि कल रविवार है और मुझे किसी क्लास में शामिल नहीं होना है, इसलिए मुझे अब जंगल में निकल जाना चाहिए ताकि मैं आज और कल के लिए शिकार कर सकूं, इवान ने शहर के चौक से बाहर आने के बाद सोचा। चूंकि इवान ने जंगल में राक्षसों का शिकार करने का फैसला किया था, इसलिए उसने इंतजार नहीं किया और एक टैक्सी ली और शहर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। हाल ही में अपना मिशन पूरा करने के बाद से उसके पास जंगल में ज़रूरत की हर चीज़ पहले से ही मौजूद है। इवान ने शहर में अपने होवरबोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसने पहले कभी होवरबोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था और उसे यकीन था कि अगर वह शहर में पहली बार इसका इस्तेमाल करेगा तो वह निश्चित रूप से किसी से टकरा जाएगा। मैं जंगल में इस होवरबोर्ड के साथ अभ्यास करूंगा। शहर के गेट पर पहुंचने के बाद इवान टैक्सी से बाहर निकला और बिल का भुगतान किया। इवान शहर के गेट की ओर गया जहां 2 सी जोड़ रैंक के गार्ड तैनात थे। जब इवान गार्ड के पास पहुंचा तो उसने उन्हें अपना शिकारी कार्ड दिखाया और आसानी से शहर से बाहर निकल गया। व्यापारी और अन्य लोग जंगल में जिस व्यापार मार्ग से यात्रा करते हैं उस पर जाने के बजाय इवान जंगल में और भी गहराई में जाने की योजना बना रहा था ताकि वह और अधिक राक्षसों का शिकार कर सके। शहर से बाहर आने के बाद इवान ने अपना होवरबोर्ड निकाला और उस पर खड़ा हो गया। होवरबोर्ड पर खड़े होने के बाद इवान ने उसमें थोड़ा सा मैना डाला और होवरबोर्ड ऊपर की ओर उठने लगा। जब होवरबोर्ड जमीन से 3 मीटर ऊपर पहुंच गया तो इवान ने होवरबोर्ड में अपना मैना डालना बंद कर दिया और वह ऊपर की ओर बढ़ना बंद हो गया। इवान ने होवरबोर्ड को आगे बढ़ने के लिए कहा और अचानक होवरबोर्ड गोली की तरह आगे बढ़ गया। जब होवरबोर्ड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा तो इवान ने डरी हुई आवाज़ में चिल्लाया, हे भगवान रुक जाओ। जब इवान चिल्लाया तो होवरबोर्ड अचानक रुक गया और होवरबोर्ड के अचानक रुकने की वजह से इवान को बैकस्लैश मिला। सौभाग्य से होवरबोर्ड के सुरक्षा तंत्र की वजह से वह नीचे नहीं गिरा। पुक, दुर्भाग्य से अचानक हुई प्रतिक्रिया के कारण वह अभी भी अपना नाश्ता थूक रहा था और उसका सिर घूम रहा था। अरे, ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, इवान ने अपने सिर की मालिश करते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह होवरबोर्ड की गति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इवान को अपने होवरबोर्ड को ठीक से चलाने में सक्षम होने से पहले 2 घंटे बिताने पड़े। मैंने सुना है कि इस दुनिया में बच्चे साइकिल के बजाय इन होवरबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या वे बच्चे किसी तरह के पागल हैं? वे इतनी खतरनाक चीज़ कैसे चला सकते हैं? इवान ने तब बुदबुदाया जब वह आखिरकार होवरबोर्ड को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। होवरबोर्ड चलाना सीखने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। चलो उनके बारे में भूल जाते हैं। अब जब मैं इस बुरे लड़के को ठीक से चला सकता हूं तो मैं आखिरकार जंगल में और आगे बढ़ सकता हूं। ये पुष्टि करने के बाद कि वह व्यापार मार्ग की विपरीत दिशा में जा रहा था, इवान आखिरकार कुछ राक्षसों को मारने और कोर प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। चूंकि इवान जंगल में और भी गहराई में जा रहा है, इसलिए संभावना है कि वह डी रैंक से ऊपर के राक्षसों का सामना कर सकता है क्योंकि एसोसिएशन केवल व्यापार मार्ग के आसपास के क्षेत्र को साफ करता है। अगर इवान जंगल में बहुत गहराई में चला गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह सुरक्षित रूप से बाहर आ पाएगा। यही कारण है कि हालांकि इवान व्यापार मार्ग की विपरीत दिशा में जा रहा था, लेकिन वह जंगल में बहुत गहराई में जाने की योजना नहीं बना रहा था। इवान ने व्यापार मार्ग की विपरीत दिशा में जाने का फैसला करने का एक और कारण ये था कि अगर वह व्यापार मार्ग की विपरीत दिशा में जाता है तो उसे राक्षसों को खोजने में आसानी होगी। इवान ने अपने होवरबोर्ड पर 2 घंटे की यात्रा की और अब वह जंगल में लगभग 100 किलोमीटर गहराई में था। इन 2 घंटों के दौरान इवान ने कुछ ही रैंक राक्षसों को देखा, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया क्योंकि ई रैंक कोर उसकी बहुत मदद नहीं कर सकते, इसलिए उसने उन पर अपना समय बर्बाद नहीं किया। अचानक इवान ने अपना होवरबोर्ड रोक दिया जब उसने अपने सामने 2-3 मीटर लंबे भालू देखे। दोनों भालू हल्के भूरे रंग के फर से ढके हुए थे और डी जोड़ रैंक की आभा छोड़ रहे थे। ठीक है, कुछ उपयोगी राक्षस, इवान ने कहा। जब उसने भालुओं को देखा तो उसने अपना होवरबोर्ड अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और अपने पैरों पर भालुओं की ओर चला गया। अब जब मेरा प्राइम कोर ए जोड़ रैंक का है और मेरा मोनाक कोर डी रैंक का है तो मुझे सी रैंक से नीचे के किसी भी राक्षस को आसानी से मारने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने सोचा और भालुओं के पास पहुंच गया। दहाड़ दहाड़, दोनों भालुओं ने इवान को देखकर दहाड़ लगाए और एक क्रोधित बैल की तरह उसकी ओर दौड़ पड़े।
इवान ने भी अपनी नेदर स्टील की तलवार निकाली और बिना किसी डर के दोनों भालुओं की ओर गोली चलाई। भालुओं की ओर दौड़ते समय इवान ने जल्दबाजी का कौशल इस्तेमाल किया और भूत की तरह एक भालुओं के सामने प्रकट हुआ। भालू जो इवान की ओर दौड़ रहा था वह चौंक गया जब इवान अचानक उसके सामने आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता इवान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और युद्ध की चीख के साथ भालू के चेहरे पर मुक्का मारा। इवान अपनी शारीरिक शक्ति का परीक्षण करना चाहता था क्योंकि उसका प्राइम कोर एजोर रैंक पर पहुंच गया था। वह जानता था कि एक सामान्य एजोर रैंक का शिकारी कभी भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा, इस भालू को सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से नुकसान पहुंचाने के लिए। इवान जानता था कि उसका शरीर उसके सम्राट कोर की वजह से किसी भी डी जोर रैंक के शिकारी से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन वह जानना चाहता था कि क्या वह सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति के दम पर इस डी जोर रैंक के भालू से लड़ सकता है जो अपनी शारीरिक शक्ति के लिए मशहूर है। इवान ने अपने मुक्के की ताकत बढ़ाने के लिए मन का इस्तेमाल किया और रॉकेट की तरह उसका मुक्का भालू के चेहरे पर लगा। धमाका, दहाड़। जब इवान का मुक्का भालू के चेहरे पर लगा तो एक छोटा सा विस्फोट हुआ। जब इवान का मुक्का भालू के चेहरे पर लगा तो भालू दर्द से दहाड़ने लगा। इवान की ओर भागते समय भालू ने जो गति पैदा की थी वह पूरी तरह से गायब हो गई और वह दर्द से दहाड़ते हुए 3 कदम पीछे हट गया। भालू की नाक टूट गई थी और उसकी नाक से निकलने वाले खून की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। हा, इवान अपने मुक्के का नतीजा देखकर हंस पड़ा क्योंकि उसे यकीन था कि सी रैंक का शिकारी भी इस भालू को सिर्फ एक मुक्के से नहीं रोक सकता। दूसरे भालू ने भी दौड़ना बंद कर दिया और इवान को अपनी आंखें चौड़ी करके ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। अब मुझे इस तरह मत देखो क्योंकि मैं अभी शुरुआत ही कर रहा हूँ, इवान ने भालू के हैरान चेहरे को देखकर बड़ी मुस्कान के साथ भालू से कहा। जब भालू ने इवान की मुस्कान देखी तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके सामने जो इंसान है वह ऐसा नहीं है जिससे वह खिलवाड़ कर सकता है। धमाका, तेज आवाज के साथ 3 मीटर लंबा भूरा भालू जमीन पर गिर पड़ा। भालू के शरीर पर कई घाव थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य घाव उसके सिर पर था। भालू के सिर पर एक छेद था, जैसे गोली उसके दिमाग तक पहुंच गई हो और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता वह मर चुका था। मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से इस भालू को मार सकता हूं, इवान ने मृत भालू के शरीर को देखते हुए कहा। इवान ने पलट कर देखा और एक और भालू को देखा जो जमीन पर बेसुध पड़ा था, लेकिन पिछले भालू से अलग इस भालू के शरीर पर तलवार के कई घाव थे। पहले तो इवान ने सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करके दोनों भालुओं को मारने की कोशिश की और वह उनसे बर्बर की तरह लड़ा, लेकिन 2 भालू होने की वजह से वह उनसे ठीक से नहीं लड़ पाया। आखिरकार इवान ने एक भालू को अपनी तलवार से मारने और दूसरे भालू से सिर्फ शारीरिक शक्ति से लड़ने का फैसला किया। तलवार से एक भालू को मारने के बाद इवान ने एक बार फिर अपनी नंगी मुट्ठी से लड़ाई की और आश्चर्यजनक रूप से वह समतल जमीन पर भालू से लड़ने में सक्षम था। हालांकि यह एक डी जोर रैंक का भालू था जो शारीरिक शक्ति के मामले में कुछ सी रैंक के शिकारियों से भी अधिक शक्तिशाली था। इवान को तब भी आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि उसके सम्राट कोर की वजह से उसकी शारीरिक शक्ति कितनी बढ़ गई, लेकिन भले ही वह अपनी शारीरिक शक्ति से भालू से लड़ने में सक्षम था और अपनी उच्च चपलता की वजह से उसके हमले से बचने में सक्षम था, फिर भी वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति से भालू को घातक रूप से घायल करने में सक्षम नहीं था। भालू की जीवन शक्ति काफी अधिक थी, इसलिए भले ही वह इवान के खिलाफ लड़ते समय नुकसान उठा रहा था, लेकिन यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। अंत में इवान ने एक छाया गोली का इस्तेमाल किया और उससे भालू को मार डाला। क्योंकि उसका प्राइम कोर जोर रैंक तक आगे बढ़ गया था, इसलिए उसकी छाया गोली की शक्ति भी काफ़ी बढ़ गई और उसने उस गोली को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत का भी इस्तेमाल किया, इसलिए वह भालू को एक ही शॉट में मारने में सक्षम था। शायद जब मेरा सम्राट कोर सी रैंक पर पहुंच जाएगा तो मैं इस तरह के राक्षसों के सिर को सिर्फ एक मुक्का मारकर उड़ा पाऊंगा, इवान ने जोर से कहा जब उसे याद आया कि कैसे कुछ उपन्यासों में जो उसने पिछले जन्म में पढ़े थे, कुछ लोग सिर्फ एक मुक्का मारकर राक्षसों के पूरे शरीर को उड़ा सकते हैं। धिक्कार है, मैं वास्तव में राक्षसों के शरीर को सिर्फ एक मुक्का मारकर मांस के पेस्ट में बदलना चाहता हूं, इवान चिल्लाया और कोर की तलाश शुरू कर दी। इवान के लिए सौभाग्य की बात है कि उसने शैडो बुलेट का उपयोग करके मारे गए भालू से एक डी जोर रैंक कोर पाया। कोर लेने के बाद इवान राक्षसों की तलाश में नहीं गया, बल्कि उसने भालू के शरीर को चारा के रूप में इस्तेमाल किया और उसके खून को पूरे इलाके में फैला दिया। भालुओं का खून बहाने के बाद इवान एक पेड़ पर चढ़ गया और खून की गंध सूंघने के बाद राक्षसों के यहाँ आने का इंतजार करने लगा। जल्द ही खून की गंध पूरे इलाके में फैल गई और इवान खून की गंध सूंघने के बाद राक्षसों के अपने स्थान के पास आने का इंतजार करने लगा। तारानकन 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 तारानकन। स्विश, इवान ने अपनी तलवार घुमाई और घोड़े जैसे राक्षस का सिर जमीन पर गिर गया। राक्षस को मारने के बाद इवान ने जल्दी से कोर की तलाश की। छी, इवान ने चिढ़कर अपनी जीभ चटकाई जब उसे घोड़े जैसे राक्षस का कोई कोर नहीं मिला। ये देखने के बाद कि वहां कोई कोर नहीं था, कोई कोर नहीं, इवान एक बार फिर पेड़ की ओर चला गया और उस पर चढ़ गया। इवान ने अपने चारों ओर देखा और अब 2 भालुओं के शवों के साथ डी और डी जोर रैंक राक्षसों के लगभग 15 और शव थे।
इवान को भालुओं को मारे हुए 3 घंटे हो चुके थे और इन 3 घंटों में लगभग 15 राक्षस उस स्थान के पास आ गए जहां वह उनका इंतजार कर रहा था। उन 15 राक्षसों को मारने के बाद इवान को 3D रैंक कोर और 2D जोड़ रैंक कोर मिले। कैसे? अचानक इवान ने एक भेड़िए की चीख सुनी और उसके चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान आ गई। एक और आ रहा है, इवान ने पेड़ के ऊपर इंतजार करते हुए कहा। जल्द ही इवान ने एक भेड़िए को भूखे जानवर की तरह लार टपकाते हुए कई लाशों की ओर आते देखा। जल्द ही भेड़िया एक बंदर जैसे राक्षस के शरीर के पास आया और उसे चबाना शुरू कर दिया। भेड़िया 2 मीटर लंबा था और गहरे काले फर से ढका हुआ था, और जब इवान ने भेड़िए को देखा तो उसने सहज रूप से उसके पास छाया शक्ति महसूस की, जिसका अर्थ है कि भेड़िया एक छाया प्रकार का राक्षस था। अच्छा है कि अगर मैं शैडो कोर की शक्ति को अवशोषित कर लूँ तो मेरा प्राइम कोर और भी तेजी से आगे बढ़ेगा, इवान ने कहा, और भेड़िए को मारने के लिए पेड़ से नीचे उतरने ही वाला था कि उसने देखा कि झाड़ियों से 2 और भेड़िए निकलकर राक्षसों के शवों की ओर उन्हें खाने के लिए चले गए। इवान 2 और छाया भेड़ियों को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, इवान को लगा कि कोई और उसकी मौजूदगी उसके स्थान की ओर आ रही है। अचानक एक और भेड़िया जो पिछले 3 भेड़ियों जैसा दिखता है, झाड़ियों से आया। बस फर्क ये था कि यह भेड़िया 3 मीटर लंबा था और इसकी आभा पिछले 3 भेड़ियों से ज्यादा मजबूत थी। जब इवान ने इस भेड़िए को देखा तो उसने पेड़ से नीचे उतरना बंद कर दिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सी रैंक मॉन्स्टर, इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और अपनी लार को निगल लिया। ये यहाँ कैसे आ गया? मैं अभी भी जंगल के बाहरी क्षेत्र में हूँ जहाँ आपको सी रैंक मॉन्स्टर नहीं मिलते। इवान ने सी रैंक मॉन्स्टर को देखकर अपनी किस्मत को कोसा। इवान नहीं था सी रैंक राक्षस को मारने के बारे में निश्चित है, क्योंकि जिस तरह से मनुष्य सी रैंक पर पहुंचने के बाद एक वर प्राप्त करते हैं, उसी तरह राक्षसों की क्षमताएं भी सी रैंक पर पहुंचने पर बढ़ जाती हैं। इवान को यकीन था कि वह इस सी रैंक भेड़िए से शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वह अभी भी इस भेड़िए को हराने के बारे में निश्चित नहीं था, क्योंकि सी रैंक सभी पिछले रैंक से पूरी तरह से अलग है। मुझे जोखिम नहीं उठाना चाहिए और बस यहाँ से चले जाना चाहिए, इवान ने सोचा जब उसने भेड़िए को देखा, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं था। इवान को बस कुछ समय तक इंतजार करना होगा और वह आसानी से इस तरह के राक्षसों को मार सकेगा। जैसे ही इवान ने पीछे हटने के बारे में सोचा, सी रैंक भेड़िया जो अभी आया था, उसने उस पेड़ को देखा जिसे वह छिपा रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अच्छा, भाड़ में जाओ, इवान ने शाप दिया जब उसने देखा कि भेड़िया उसकी ओर आ रहा था। मुझे मत बताओ कि इस आदमी ने मुझे देखा है, इवान ने 3 मीटर लंबे सी रैंक भेड़िए को देखते हुए सोचा जो उसकी ओर आ रहा था। लेकिन भेड़िया उस पेड़ से 20 मीटर दूर रुक गया जिस पर इवान छिपा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि इवान राहत की सांस ले पाता, उसने देखा कि भेड़िए ने अपना मुंह चौड़ा किया और उस पेड़ की ओर एक डार्क एनर्जी बॉल फेंकी जिस पर वह छिपा हुआ था। अरे, मेरी किस्मत खराब है, इवान ने अपनी किस्मत को कोसा जो पहले ही सी रैंक पर पहुंच गई और पेड़ से नीचे कूद गई। धमाका! पेड़ से टकराने के बाद एनर्जी बॉल फट गई और जोरदार धमाके के साथ ऊंचा पेड़ जमीन पर गिर गया। धमाका! पेड़ के जमीन पर गिरने पर आसपास के इलाके में तेज आवाज सुनाई दी, लेकिन सी रैंक भेड़िए ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और इवान की तरफ देखा जो अभी अभी पेड़ से नीचे कूदा था। चीख! सी रैंक का भेड़िया चिल्लाया और जैसे कि यह किसी तरह का आदेश था, पहले आए 3 छाया भेड़ियों ने राक्षसों की लाशों को चबाना बंद कर दिया और इवान की ओर चलना शुरू कर दिया। जब इवान ने देखा कि सी रैंक का भेड़िया तुरंत उस पर हमला नहीं कर रहा है, तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इसके बजाय उसने अन्य डी जोड़ रैंक के भेड़ियों को उस पर हमला करने का आदेश दिया। जब इवान ने देखा कि भेड़िया तुरंत उस पर हमला नहीं कर रहा है, तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया, क्योंकि इसका मतलब है कि यह भेड़िया काफी बुद्धिमान था। ये साला अपने गुर्गों को पहले भेजकर मेरी ताकत का परीक्षण कर रहा है, इवान ने सोचा जब उसने देखा कि 3 छाया भेड़ियों ने उसे घेर लिया है। जब इवान को एहसास हुआ कि भेड़िया क्या कर रहा है, तो वह और अधिक गंभीर हो गया और उसकी सतर्कता अगले स्तर तक बढ़ गई। इवान डी जोड़ रैंक के भेड़ियों के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि वह उन्हें बिना किसी समस्या के आसानी से मार सकता था, लेकिन किसी कारण से ये सी रैंक का भेड़िया इवान को बहुत खतरनाक एहसास दे रहा था। पहले इन छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं, इवान ने गहरी सांस ली और अपनी निचली स्टील की तलवार निकाली। कैसे? जब इवान ने अपनी तलवार निकाली तो सी रैंक का भेड़िया चिल्लाया और तीनों डी जोड़ रैंक के भेड़िए एक साथ इवान की ओर दौड़े। जल्दी करो, इवान ने कहा और एक भूत की तरह भेड़िए के सामने प्रकट हुआ जो उसके दाहिनी ओर से आ रहा था। फुसफुसाहट! चूंकि इवान की चपलता डी जोड़ रैंक के भेड़िए के लिए बहुत तेज थी, इसलिए वह प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था और एक क्षैतिज वार से इवान ने भेड़िए के शरीर को आधा काट दिया। भेड़िए को मारने के बाद इवान ने 1 सेकंड भी इंतजार नहीं किया और दूसरे डी जोड़ रैंक के भेड़िए की ओर दौड़ा। इवान जानता था कि उसे अपने आश्चर्यजनक हमले का फायदा उठाना होगा, क्योंकि सी रैंक का भेड़िया भी इवान की चपलता देखकर चौंक गया था। लेकिन ये सी रैंक का राक्षस यूं ही नहीं था। जैसे ही इवान दूसरे डी जोड़ रैंक के भेड़िए के सामने आया, सी रैंक के भेड़िए की आंखें काली हो गईं। इवान के शरीर के रोए खड़े हो गए और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने भेड़िए पर हमला रोक दिया और बगल की तरफ कूद गया।
जैसे ही इवान बगल की तरफ कूदा, डी जोर रैंक के भेड़िए की परछाई थोड़ी हिली और 5 सेंटीमीटर लंबी सुइयां उस जगह पर उड़कर आई जहां इवान अभी कुछ देर पहले खड़ा था। इससे पहले कि इवान बगल की तरफ कूदकर अपना संतुलन वापस पा पाता, तीसरे डी जोर रैंक के भेड़िए ने अपना मुंह खोला और उसकी तरफ एक डार्क एनर्जी बॉल फेंकी जो उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर जाकर गिरी। धमाका! शट! इवान ने शाप दिया जब एनर्जी बॉल उसके पास फटी और विस्फोट की वजह से उसका शरीर उड़ गया। इवान का शरीर 4 मीटर दूर जाकर गिरा और रुकने से पहले उसका शरीर जमीन पर लुढ़क गया। इवान के खड़े होने से पहले ही सी रैंक के भेड़िए ने उसकी ओर एक और ऊर्जा गेंद फेंकी और वह उसके चेहरे के ठीक सामने आकर गिरी। धमाका! धूल का एक बादल उठा और सी रैंक के राक्षस ने गर्व से भरे चेहरे के साथ उस स्थान की ओर देखा जहां इवान था। लेकिन अचानक सी रैंक के भेड़िए को कुछ महसूस हुआ और उसने डी जोर रैंक के भेड़िए की ओर देखा जिसने पहले ऊर्जा गेंद फेंकी थी और देखा कि उसके पीछे एक काली छाया प्रकट हुई और इवान में बदल गई। स्विश! इवान ने अपनी तलवार से वार किया और डी जोर रैंक के भेड़िए का शरीर पहले वाले की तरह ही आधा कट गया। भेड़िए को मारने के बाद इवान ने सी रैंक के भेड़िए को देखा। इवान के ज्यादातर कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर कई घाव थे जिनसे खून बह रहा था। ये खतरनाक था। अगर मैंने समय पर शैडो वॉक स्किल का इस्तेमाल नहीं किया होता तो मैं वहीं मर सकता था। इवान की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, बस उस पहले हमले के बारे में सोचकर जिसका उसने सामना किया था। सी रैंक का भेड़िया भी हैरान चेहरे के साथ इवान को देख रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इवान ने उसके पहले हमले से बचने के लिए किस तरह की तरकीब अपनाई थी। इवान ने आखिरी डी जोर रैंक के भेड़िए की तरफ अपनी उंगली उठाई और भेड़िए की तरफ रॉकेट की तरह एक शैडो बुलेट चलाई। डी जोर रैंक के भेड़िए के प्रतिक्रिया करने से पहले ही गोली भेड़िए के सिर में घुस गई और उसके दिमाग को नष्ट कर दिया। अब कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा, इवान ने आखिरी डी जोर रैंक के भेड़िए को मारने के बाद सी रैंक के भेड़िए से कहा। इवान ने बिना किसी परेशानी के अपने 3 गुर्गों को कैसे मार गिराया, ये देखने के बाद सी रैंक का भेड़िया जानता था कि इवान आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होने वाला है। लेकिन सी रैंक का भेड़िया अभी भी आश्वस्त था कि वह इवान का ख्याल रख पाएगा, क्योंकि वह देख सकता था कि भले ही इवान पहले के हमले से बच गया था, लेकिन वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था और अपनी पूरी क्षमता से उससे लड़ने में सक्षम नहीं होगा। शुरू से ही, जब से भेड़िया यहाँ आया और राक्षसों की इतनी लाशें देखी, उसे पता था कि उन्हें मारने वाला व्यक्ति शक्तिशाली है। इसीलिए इवान को खोजने के बाद उस पर सीधे हमला करने के बजाय भेड़िए ने पहले अपने 3 गुर्गों को इवान की ताकत का परीक्षण करने और उसे जितना संभव हो सके उतना थका देने के लिए भेजा, इससे पहले कि वह आसानी से उसका ख्याल रख सके। और अब हालांकि उसके 3 गुर्गों की मौत हो चुकी थी, फिर भी उसने वह हासिल कर लिया जो वह चाहता था। इवान भेड़िए को गंभीर चेहरे से देख रहा था क्योंकि वह जानता था कि यह भेड़िया एक चालाक कमीना है और अगर उसने अपनी हिफाजत कम की तो उसके यहाँ मरने की पूरी संभावना है। जल्दबाजी! इवान ने एक बार फिर अपनी जल्दबाजी के हुनर का इस्तेमाल किया और सी रैंक के भेड़िए की ओर गोली चलाई जो उसके सामने सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर खड़ा था। स्विश! जल्दबाजी के हुनर और अपनी पहले से ही उच्च चपलता के साथ, वह पलक झपकते ही भेड़िए के सामने पहुंच गया और अपनी नीली स्टील की तलवार से भेड़िए की गर्दन पर वार कर दिया जो हल्के नीले रंग के माने से ढकी हुई थी। हालांकि भेड़िया पहले से ही देख चुका था कि इवान तेज है, फिर भी वह आश्चर्यचकित था जब इवान अचानक उसके सामने आ गया। लेकिन चूंकि वह पहले से ही जानता था कि इवान की चपलता बहुत तेज है, इसलिए वह इवान के हमले के लिए तैयार था। जैसे ही इवान की तलवार उसकी गर्दन से टकराने वाली थी, भेड़िए की गर्दन के सामने एक पतली लेकिन पूरी तरह से काली दर्पण जैसी चादर आ गई। जब इवान की नीली स्टील की तलवार पतली चादर से टकराई तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि अपनी असामान्य ताकत और नीली स्टील की तलवार के साथ भी वह उस काली चादर को काटने में सक्षम नहीं था। चीख! जब इवान का हमला विफल हो गया तो भेड़िया चिल्लाया और भेड़िए के सामने बनी चादर थोड़ी हिल गई। जब इवान ने चादर को हिलते हुए देखा तो उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए और उसे याद आया कि जब उसने पहले डी जोर रैंक के भेड़िए पर हमला किया था तो क्या हुआ था। इवान ने जल्दी से अपनी तलवार वापस खींची और सी रैंक के भेड़िए से पीछे कूद गया। जैसे ही इवान पीछे कूदा, चादर से दर्जनों छोटे काले बेकार शॉट उसकी ओर आए और सी रैंक के भेड़िए के सामने आ गए। शैडो वॉक! बिना समय बर्बाद किए वापस कूदने के बाद इवान ने शैडो वॉक का इस्तेमाल किया और एक छाया में बदल गया और उस जगह से गायब हो गया। इवान छाया रूप में यात्रा करता हुआ सी रैंक के भेड़िए के पीछे दिखाई दिया और अपनी एक उंगली उसकी ओर इशारा करते हुए दिखाई दिया। चूंकि इवान भेड़िए के पीछे था इसलिए उसने स्पष्ट रूप से अपनी छाया गोली को एक निश्चित स्थान पर निशाना बनाया। सी रैंक के भेड़िए को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी स्थिति बदल ली, यहाँ तक कि जहाँ इवान हमला कर रहा था वहाँ से पीछे भी नहीं देखा। अपनी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण भेड़िया इवान द्वारा पीछे से चलाई गई गोली से सफलतापूर्वक बच निकलने में सफल रहा। टस्क! इवान ने अपनी जीभ चटकाई जब उसने देखा कि भेड़िया उसकी गोली से बच गया। चीख! गोली से बचने के बाद भेड़िया जोर से चीखा और इवान ने उसकी चीख में थोड़ी कंपन महसूस की जैसे कि वह इवान के पहले के हमले से हिल गई हो।
लेकिन इवान को इसके बारे में सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही भेड़िया चीखा उसके चारों ओर एक काली आभा दिखाई दी और इवान ने महसूस किया कि काली आभा के दिखाई देने के बाद भेड़िया और अधिक शक्तिशाली हो गया है। स्विश! अचानक इवान की आंखें चौड़ी हो गईं जब भेड़िया अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। इवान जल्दी से मुड़ा और अपनी तलवार को अपने चेहरे के सामने लाया। खटखट! जैसे ही इवान तलवार को अपने चेहरे के सामने लाया, एक काला पंजा दिखाई दिया और उसकी तलवार से टकराया। आह! इवान के मुंह से एक दर्दनाक आवाज निकली जब उसने अपनी तलवार से भेड़िए के पंजे को रोका। इवान की भुजाएं कांप उठीं और वह प्रभाव के कारण 5 कदम पीछे हट गया। इवान को लगा कि उसकी भुजाएं सुन्न हो रही हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, भेड़िया एक बार फिर उसके सामने आ गया और एक बार फिर उसकी गर्दन पर वार किया। लानत है! इवान खुद को कोसने से नहीं रोक पाया, क्योंकि वह भेड़िए की चपलता के साथ तालमेल नहीं रख पाया, क्योंकि उसके चारों ओर काली आभा दिखाई दी। हालांकि इवान जल्दबाजी कौशल का उपयोग कर रहा था, फिर भी उसे भेड़िए से लड़ने में मुश्किल हो रही थी। इवान ने एक बार फिर भेड़िए के हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। खटखट! इवान का पूरा शरीर एक बार फिर कांप उठा, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और इससे पहले कि भेड़िया अपना संतुलन वापस पा सके, उसने भेड़िए पर एक छाया गोली चला दी। भेड़िया चौंक गया था, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की और अपने शरीर को एक तरफ करने की कोशिश की। भेड़िया सफलतापूर्वक अपना चेहरा एक तरफ करने में सक्षम था, लेकिन चूंकि वह इवान के बहुत करीब था, इसलिए गोली फिर भी भेड़िए के दाहिने कंधे पर लगी। पुची! गोली भेड़िए की काली आभा को चीरती हुई उसके फर में गहराई तक धंस गई। ये पहली बार था जब भेड़िए का खून बहा था, लेकिन खुशी महसूस करने के बजाय इवान का चेहरा बदसूरत हो गया, क्योंकि वह देख सकता था कि भेड़िया पूरी तरह से उस चोट को अनदेखा कर रहा था जो उसे लगी थी और उसे खतरनाक आंखों से देख रहा था जो अचानक काली हो गई। जब इवान ने ये देखा तो उसने अपनी मुट्ठी बंद की और भेड़िए के चेहरे पर मुक्का मारा। आश्चर्यजनक रूप से भेड़िए ने कुछ नहीं किया और मुक्का उसके चेहरे पर लगने दिया। धमाका! क्योंकि इवान ने अपने मुक्के की ताकत बढ़ाने के लिए मैना का इस्तेमाल किया था, भेड़िया उससे 10 मीटर दूर जाकर गिरा। लेकिन इससे पहले कि इवान ये जश्न मना पाता कि उसने भेड़िए के हमले से किसी तरह बच निकला, उसका शरीर उसी जगह पर जम गया और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसका शरीर हिलने से मना कर दिया। आखिर क्या हो रहा है? इवान अपने मन में चिल्लाया जब उसका शरीर अचानक जम गया। वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था, जैसे वह एक मूर्ति बन गया हो। हालांकि इवान देख नहीं सकता क्योंकि वह अपना शरीर हिला नहीं सकता, लेकिन इवान के शरीर के चारों ओर कई काली जंजीरें थीं जो उसे उसी जगह पर बांधे हुए थीं। इवान को यह भी नहीं पता था कि ये जंजीरें उसके शरीर को कब से बांध रही थीं और वह अपना मुंह क्यों नहीं खोल पा रहा था। भेड़िया, जो इवान के पिछले मुक्के की वजह से पीछे की ओर गिरा था, खड़ा हो गया और इवान को अपनी खतरनाक आंखों से देखने लगा जो अभी भी पीली की बजाय काली थीं। इवान के पिछले मुक्के की वजह से भेड़िए की नाक टूट गई थी और उसमें से काला खून निकल रहा था, लेकिन भेड़िए के हाव भाव से इवान समझ सकता था कि उसे अपनी टूटी नाक से कोई परेशानी नहीं थी और वह चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए उसे देख रहा था। खड़े होने के बाद भेड़िया धीरे धीरे इवान की ओर बढ़ने लगा, जो अभी भी अपना शरीर हिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बुरी तरह विफल रहा। चल हटो, लानत है! इवान ने मन ही मन चिल्लाया और शैडो वॉक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन तब हैरान रह गया जब शैडो वॉक का हुनर भी काम नहीं आया। भेड़िया धीरे धीरे अपने और इवान के बीच की दूरी कम करता गया और बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखा। इवान असहाय होकर भेड़िए को उनके बीच की दूरी कम करते देखता रहा और चाहे वह कुछ भी करे, वह खुद को मुक्त नहीं कर पाया। क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? इवान ने खुद को मुक्त करने की कोशिश करते हुए सोचा। भेड़िया इवान के सामने पहुंचा और इवान की गर्दन पर वार करने के लिए अपना पंजा उठाया। जब इवान ने देखा कि भेड़िया उसे मारने के लिए अपना पंजा उठा रहा है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। जैसे ही इवान का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसका मोनाक कोर भी तेजी से घूमने लगा। मेरी जिंदगी हाल ही में बदल गई है। मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत सी चीजें करना चाहता था। अचानक उसके मोनाक कोर ने बहुत ही छोटी मात्रा में काली ऊर्जा जारी की। जैसे ही उसके मोनाक कोर ने थोड़ी मात्रा में काली ऊर्जा जारी की, भेड़िए ने इवान की गर्दन पर अपना पंजा मार दिया। फुसफुसाहट! धमाका! भेड़िए का पंजा नीचे आया और एक धमाके की आवाज के साथ एक बिना सिर वाला शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही भेड़िए ने इवान पर अपना पंजा मारा, जो अपनी जगह पर जम गया था, उसके सम्राट कोर ने बहुत कम मात्रा में काली ऊर्जा छोड़ी जो उसके मन में मिली ऊर्जा के समान थी। जैसे ही उसके सम्राट कोर ने उस काली ऊर्जा को छोड़ा, इवान का पूरा शरीर कांप उठा और उसके शरीर में मौजूद मन अस्त व्यस्त हो गया। इवान की आंखें अशुभ काले रंग में चमक उठीं और उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर समय धीमा हो गया है। उसने देखा कि भेड़िए का पंजा धीमी गति से उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। जब भेड़िए का पंजा धीमी गति से उसकी ओर आ रहा था, इवान ने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की और बिना किसी समस्या के हिलने में सक्षम था। इवान भेड़िए के पास आया जो अभी भी अपने पंजे से वार कर रहा था जहां इवान जम गया था। ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िए को एहसास ही नहीं हुआ कि इवान अपने स्थान से दूर चला गया है।
वास्तव में ऐसा नहीं था कि समय धीमा हो गया था या भेड़िए को एहसास ही नहीं हुआ कि इवान अपने स्थान से दूर चला गया है। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसके सम्राट कोर ने जो काली ऊर्जा छोड़ी थी, उसके कारण उसका शरीर और दिमाग इतना तेज हो गया था कि वह सब कुछ धीमी गति में देख रहा था। उस क्षण से 1 सेकंड भी नहीं बीता था जब उसके सम्राट कोर ने वह काली ऊर्जा छोड़ी थी। जब भेड़िया अभी भी इवान के पिछले स्थान की ओर अपना पंजा चला रहा था, इवान ने भेड़िए की गर्दन पर अपनी निचली स्टील की तलवार से वार किया। जब इवान ने अपनी तलवार से वार किया तो उसकी तलवार पर एक पूरी तरह से काली परत छा गई। स्विश! धीमी गति में इवान ने देखा कि जब उसने अपनी तलवार से वार किया तो अंतरिक्ष भी कट गया। ये बस कुछ समय के लिए था जब अंतरिक्ष को अलग कर दिया गया और सामान्य स्थिति में वापस आ गया, लेकिन इवान जो उस विशेष अवस्था में था, उसने स्पष्ट रूप से टूटे हुए अंतरिक्ष अवरोध को देखा। तलवार सी रैंक के भेड़िए की गर्दन के संपर्क में आए और मक्खन में से गुजरने वाले गर्म चाकू की तरह उसकी तलवार ने भेड़िए का सिर अलग कर दिया। धमाका! जैसे ही इवान ने भेड़िए का सिर अलग किया, वह अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गया क्योंकि उसने भेड़िए के शरीर को बिना हिले डुले जमीन पर गिरते देखा। भेड़िए के कटे हुए सिर पर अभी भी वही भाव था जो इवान पर वार करते समय दिख रहा था। आखिरी क्षण तक भेड़िए को एहसास ही नहीं हुआ कि वह पहले ही मर चुका है। एथन के सम्राट कोर से काली ऊर्जा निकलने और भेड़िए के मरने के क्षण से सिर्फ 1 सेकंड बीता था। अचानक इवान जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। उसकी आंखों, नाक और कान से खून निकलने लगा। आखिर हो क्या रहा है? इवान दर्द भरी आवाज में चिल्लाया क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह का दर्द महसूस नहीं किया था। खांसी, तारानकन तारानकन। इवान खून खांसने लगा और उसे लगा कि उसके अंदरूनी अंग किसी चीज से नष्ट हो रहे हैं। उसके शरीर में मौजूद मैना बहुत अव्यवस्थित थी और उसके शरीर को आंतरिक क्षति पहुंचा रही थी। मुझे अपने शरीर में मौजूद मैना को नियंत्रित करना होगा या मैं मर जाऊंगा। इवान ने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर में मौजूद मैना को नियंत्रित करने की कोशिश की। क्रैक! अचानक इवान की हड्डियां टूटने लगीं और दर्द इतना ज्यादा था कि वह लगभग बेहोश हो गया। अरे शांत हो जाओ, इवान चिल्लाया जब वह अपने अराजक मन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। लेकिन जब इवान को लगा कि वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, तो उसका मोनाक कोर जो अभी भी पागल गति से घूम रहा था, धीमा होने लगा और उसके शरीर में मौजूद मन भी शांत होने लगा। 10 मिनट में उसका मोनाक कोर सामान्य हो गया और इवान का अराजक मन भी शांत हो गया। इवान जमीन पर लेटा हुआ था और भारी सांस ले रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था जो उसकी आंखों, नाक और मुंह से निकल रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और वह बेहोश होने की कगार पर था। मैं यहाँ और नहीं रह सकता। खून की गंध पाकर जल्द ही और राक्षस यहाँ आ जाएंगे, इवान ने उठने की कोशिश करते हुए सोचा। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसका पूरा शरीर टूट रहा है। आखिर क्या हुआ जब उस भेड़िए ने मुझ पर हमला किया? इवान उठ बैठा जबकि अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि जब भेड़िया उसे मारने वाला था तो क्या हुआ। मुझे जल्दी से कोर की जांच करनी है। हालांकि यह खतरनाक था, इवान अभी भी कोर की जांच किए बिना नहीं जा सकता क्योंकि उसने 3 डी जोड़ रैंक और 1 सी रैंक शैडो मॉन्स्टर को मार दिया था। अगर इवान को सी रैंक शैडो कोर मिल जाता तो उसे भरोसा था कि वह अपने प्राइम कोर के साथ डी रैंक पर पहुंच जाएगा। इवान ने कुछ हीलिंग पोशन निकाले और उन्हें पी लिया। उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक ताजगी फैल रही है और उसका दर्द थोड़ा कम हो गया। यह अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, इवान ने मुश्किल से खड़े होते हुए शिकायत की। इवान ने सबसे पहले सी रैंक के भेड़िए के शरीर की जांच की क्योंकि उसका शरीर उसके ठीक बगल में पड़ा था। कम से कम मुझे अपना कोर तो दे दो, कमीने, मुझे लगभग मार डालने के लिए, इवान ने भेड़िए के दिल के पास देखते हुए कहा। अचानक इवान को लगा कि उसका हाथ किसी ठोस चीज को छू रहा है। उसने जल्दी से उस वस्तु को पकड़ लिया और अपना हाथ बाहर खींच लिया। जब इवान ने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक काला कोर था जो डी जोड़ रैंक कोर से कम 2 गुना बड़ा था। कम से कम मुझे बिना वजह तकलीफ नहीं हुई, इवान ने कोर को देखकर कहा। इवान ने सी रैंक कोर को अलग रख दिया और 3 डी जोड़ रैंक भेड़ियों के शरीर की तलाशी ली। सौभाग्य से इवान को उन 3 भेड़ियों में से एक डी जोड़ रैंक कोर मिल गया। मैंने जितने भी कोर इकट्ठा किए हैं उनसे मैं अपने प्राइम कोर को डी रैंक तक ले जा सकता हूं, इवान ने कोर को अपने स्टोरेज रिंग में रखने के बाद खुद से कहा। इवान ने अपने शैडो स्टोरेज कौशल का इस्तेमाल किया और सी रैंक भेड़िए के शरीर को उसमें रख दिया। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि कोई नया राक्षस आ जाए, इवान ने कहा और अपना होवरबोर्ड निकाला। वह अपने होवरबोर्ड पर खड़ा हुआ और एस्ट्रेट शहर के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। जब उस भेड़िए ने मुझ पर हमला किया तो क्या हुआ था? अब जब इवान खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकल गया तो उसे आखिरकार उन चीज़ों के बारे में सोचने का समय मिल गया जो उसके साथ हुई थीं। इवान ने अपनी स्टेटस विंडो खोली ये देखने के लिए कि क्या कुछ था और उसने अपने सामने 2 नई सूचनाएं देखीं। आपको छाया ऊर्जा की 1 इकाई मिली है। आपको एक नया शीर्षक द रूल ब्रेकर मिला है। इवान ने अपनी स्टेटस विंडो खोली ये देखने के लिए कि क्या कुछ है और उसने अपने सामने 2 नई सूचनाएं देखीं। आपको छाया ऊर्जा की 1 इकाई मिली है।
आपने एक नया शीर्षक नियम तोड़ने वाला प्राप्त किया है। छाया ऊर्जा नियम तोड़ने वाला, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने #8 और अर्थ तक पहुंचे बिना उच्च स्तर की ऊर्जा प्राप्त की है, इसलिए आपको नियम तोड़ने वाला शीर्षक दिया गया है। शीर्षक के निम्नलिखित प्रभाव हैं। आप ए रैंक पर पहुंचने के बाद टॉवर ऑफ असेंशन में प्रवेश कर सकते हैं। इवान ने अपनी स्टेटस विंडो को अपनी आंखें चौड़ी करके देखा और खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया कि आखिर यह क्या है। अपनी स्टेटस विंडो को देखने के बाद इवान को कुछ भी समझ में नहीं आया। इवान ने अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और एक बार फिर अपनी स्टेटस विंडो को देखा। छाया ऊर्जा सूचना के बजाय ये अजीब प्रतीक क्यों हैं? इवान ने जानकारी के बजाय अजीब प्रतीकों को देखकर बड़बड़ाया। एक उच्च स्तर की ऊर्जा। इवान ने अपने शीर्षक के विवरण को देखा, जहां ये दिखाया जा रहा था कि उसे यह शीर्षक इसलिए मिला क्योंकि उसने एक निश्चित स्तर की शक्ति तक पहुंचे बिना एक उच्च स्तर की ऊर्जा प्राप्त की। इवान को यकीन था कि वह छाया ऊर्जा के विवरण को देखने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह वर्तमान में बहुत कमज़ोर है। मुझे ये शीर्षक छाया ऊर्जा के कारण मिला होगा, इवान ने कहा और शीर्षक के प्रभावों को देखा, जो वर्तमान में केवल एक प्रभाव दिखा रहा था और वहाँ एक प्रश्न चिन्ह था जिसका अर्थ है कि शीर्षक के अधिक प्रभाव भविष्य में अनलॉक होंगे जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। टॉवर ऑफ असेंशन, यह एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में इवान को जानकारी थी और वह इस तथ्य से वास्तव में खुश था कि वह ए रैंक तक पहुंचने के बाद टॉवर ऑफ असेंशन में प्रवेश कर सकता है। इवान ने अकादमी की लाइब्रेरी में जो रिकॉर्ड पढ़े, उसके अनुसार टॉवर ऑफ असेंशन एक अलग प्रकार का कालकोठरी है जहां लोग इस रैंक तक पहुंचने के बाद ही प्रवेश कर सकते हैं। अरोरा दुनिया में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला उच्चतम स्तर एस रैंक है और एस रैंक की सीमा को पार करने के लिए आपको आरोहण टॉवर में प्रवेश करना होगा। यदि आपने टॉवर ऑफ असेंशन को सफलतापूर्वक पार कर लिया है तो आप एस रैंक को पार कर पाएंगे और अरोरा दुनिया से भी उच्च दुनिया में पहुंच जाएंगे। रिकॉर्ड के अनुसार, जब आप एस रैंक की सीमा को पार कर लेंगे तो आपका कोर भी विकसित हो जाएगा और एस रैंक की सीमा को पार करने के बाद आपकी जाति बदलने की संभावना बहुत कम है। इवान इस शीर्षक को लेकर उत्साहित था क्योंकि वह एस रैंक तक पहुंचे बिना भी टॉवर ऑफ असेंशन में प्रवेश कर सकता है। इवान को यकीन है कि उसके पास अपने सम्राट कोर की मदद से एस रैंक तक पहुंचने की क्षमता है, लेकिन समस्या यह है कि उसे अपने सम्राट कोर और अपने प्राइम कोर को एस रैंक तक आगे बढ़ाने के लिए कई एस रैंक कोर प्राप्त करने होंगे। लेकिन अरोरा दुनिया में बहुत कम एस रैंक डेंगॉन हैं और इनमें से अधिकांश डेंगॉन शिकारी संघ या बड़े गिल्ड द्वारा नियंत्रित हैं। यदि भविष्य में इवान एस रैंक डेंगॉन में प्रवेश करना चाहता है तो उसे एसोसिएशन के लिए काम करना होगा या ऐसे गिल्ड में शामिल होना होगा जिसका एस रैंक डेंगॉन पर नियंत्रण हो। ईमानदारी से कहूं तो इवान एसोसिएशन के लिए काम नहीं करना चाहता या किसी गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि अगर आप उनमें से किसी में शामिल होते हैं तो आपको कई प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है। इवान अकेले काम करना पसंद करता है और अगर वह किसी के साथ काम करता है तो इस बात की बहुत संभावना है कि वे उसके सम्राट कोर के बारे में पता लगा लेंगे। लेकिन अब अपने खिताब की मदद से इवान को एसोसिएशन या किसी गिल्ड में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह इस रैंक तक पहुंचे बिना टावर ऑफ असेंशन में प्रवेश कर सकता है। ए रैंक तक पहुंचना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये रैंक डेंगॉन भी हंटर एसोसिएशन और गिल्ड द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन एस रैंक डेंगॉन के विपरीत आप उनसे जुड़े बिना भी ए रैंक डेंगॉन में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसोसिएशन या गिल्ड द्वारा नियंत्रित डेंगॉन में बिना उनसे जुड़े प्रवेश करते हैं तो आपको डेंगॉन के अंदर मौजूद हर चीज़ का 50% उन्हें देना होगा। लेकिन अगर मैं एस रैंक तक पहुंचे बिना टावर में प्रवेश करता हूं तो क्या होगा? टावर को साफ करने के बाद क्या मैं एस रैंक प्राप्त करूंगा या मैं एस रैंक को छोड़ दूंगा और सीधे इसे तोड़ दूंगा? इवान ने उलझन में बड़बड़ाया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मैं ए रैंक की शक्ति के साथ टावर ऑफ असेंशन को भी साफ कर सकता हूं? इवान के पास बहुत सारे सवाल थे लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके सवाल का जवाब दे सके, लेकिन इवान को लग रहा था कि वह एस रैंक तक पहुंचे बिना भी टावर को साफ कर सकता है क्योंकि उसके प्राइम कोर के साथ साथ उसके पास उसका मोनार्क कोर भी है। मुझे लगता है कि अगर मैं सी रैंक तक पहुंचने के बाद एक अच्छी क्लास प्राप्त करता हूं तो मैं टावर को साफ कर पाऊंगा। नाम इवान। रैंक ए जोड़। मोनार्क कोर रैंक डी। ताकत ए जोड़। चपलता ए जोड़। मन ए जोड़। सहनशक्ति ए जोड़। बुद्धिमत्ता ए जोड़। भाग्य सी। आकर्षण सी जोड़। छाया ऊर्जा 1 इकाई। कौशल छाया चलना, जल्दबाजी, छाया गोली। काया छाया सम्राट काया। शीर्षक नियम तोड़ने वाला। नौकरी कोई नहीं। इवान की स्थिति विंडो में 2 बदलाव हुए थे। अब ये दिखा रहा था कि उसके पास छाया ऊर्जा की 1 इकाई है और उसका शीर्षक अनुभाग भी नियम तोड़ने वाला दिखा रहा था। इवान को अभी भी नहीं पता कि उसके शीर्षक अनुभाग में अभी भी प्रश्न चिन्ह क्यों हैं, लेकिन वह जानता था कि जब वह मजबूत हो जाएगा तो उसे अंततः पता चल जाएगा। वास्तव में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता और मुझे यकीन है कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता लगाने में बहुत समय लगेगा, इवान ने थकी हुई आवाज़ में कहा और अपनी स्टेटस विंडो बंद कर दी।
मुझे बस अपनी ताकत को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इस शिकार सत्र से मुझे जो कोर मिले हैं उनके साथ मुझे अपने प्राइम कोर के साथ डी रैंक तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अपने प्राइम कोर के साथ डी रैंक तक पहुंचने के बाद मैं एक बार फिर अपने मोनाक कोर की रैंक को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं, इवान ने कहा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। जब उसका मोनाक कोर सी रैंक तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा, इसकी संभावना के बारे में सोचकर ही वह उत्साहित हो गया। इवान जल्द ही एस्ट्रेट शहर के प्रवेश द्वार पर वापस आ गया और जल्दी से शहर वापस चला गया। पहले इवान 2 दिनों तक शिकार करने की योजना बना रहा था, लेकिन सी रैंक के भेड़िए के साथ अपनी पिछली लड़ाई के कारण वह अब जंगल में शिकार नहीं कर सकता था। छाया ऊर्जा का उपयोग करने के कारण इवान का पूरा शरीर दर्द कर रहा था और उसे होश में रहने में भी कठिनाई हो रही थी। इवान जानता था कि अगर वह इस हालत में जंगल में रहा तो राक्षस से सामना होने पर उसके मरने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के शहर वापस लौट आया। और हालांकि वह जल्दी वापस आ गया था, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि आज शिकार करने के बाद उसे जो कोर मिले थे उससे वह आसानी से अपने प्राइम कोर को डी रैंक पर ले जा सकता था। शहर में प्रवेश करने के बाद इवान ने जल्दी से एक होटल ढूंढा जो शहर के प्रवेश द्वार के सबसे करीब था और जल्दी से वहां चला गया। होटल पहुंचने के बाद इवान ने एक कमरा बुक किया और उसकी कीमत की भी परवाह नहीं की। जैसे ही इवान अपने बुक किए गए कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर देखा, वह उस पर एक मरे हुए आदमी की तरह गिर पड़ा। छाया ऊर्जा का उपयोग करने के बाद इवान मुश्किल से अपनी अंतरात्मा को संभाल पा रहा था। उसका दिमाग बहुत थक गया था और उसका पूरा शरीर दर्द से चीख रहा था, इसलिए जैसे ही वह नर्म बिस्तर पर लेटा, उसकी सारी ताकत गायब हो गई और वह सो गया। छाया ऊर्जा का उपयोग करने के बाद इवान का शरीर कितना थका हुआ था, इस वजह से वह 12 घंटे से ज़्यादा सोया और अगले दिन उठा। अभी भी दर्द हो रहा है। जब अगले दिन इवान ने खड़े होने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसका शरीर अभी भी ठीक नहीं हुआ था और उसे अपने शरीर को हिलाने पर भी दर्द हो रहा था। अरे यार, मैंने बस 1 सेकंड के लिए उस ऊर्जा का उपयोग किया और लगभग वहीं मर गया, इवान ने बाथरूम की ओर जाते हुए बड़बड़ाया। इवान ने पहले लंबा स्नान किया क्योंकि उन राक्षसों से लड़ने के बाद भी वह खून से लथपथ था। स्नान करने के बाद जब इवान बाथरूम से बाहर आया और अपने शरीर का विश्लेषण किया तो उसने पाया कि हालांकि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन छाया ऊर्जा का उपयोग करने के बाद वह अपनी शारीरिक शक्ति में थोड़ी वृद्धि महसूस कर सकता था। स्टेटस विंडो पर मेरी ताकत और अन्य अवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि मेरा शरीर पहले से अधिक शक्तिशाली है, इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। लगता है कि छाया ऊर्जा का उपयोग करने के बाद मेरा शरीर अधिक मजबूत हो गया है। अपने शरीर का विश्लेषण करने के बाद इवान ने कुछ आरामदायक कपड़े पहने और बिस्तर पर बैठ गया। चलो मेरे प्राइम कोर को डी रैंक पर ले चलते हैं ताकि मैं एक बार फिर अपने मोनाक कोर पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। इवान ने कल अपने शिकार से प्राप्त सभी कोर निकाले और उन्हें अपने सामने रख दिया। 3 डी रैंक कोर, 4 डी जोड़ रैंक और 1 सी रैंक कोर ये पर्याप्त होने चाहिए, इवान ने एक डी रैंक कोर उठाते हुए कहा। इवान ने डी रैंक कोर को परिष्कृत करना शुरू किया और केवल 5 मिनट में तीनों डी रैंक कोर को परिष्कृत कर दिया। डी रैंक कोर को परिष्कृत करने के बाद इवान ने डी जोड़ रैंक कोर को परिष्कृत करना शुरू किया। ये पहली बार था जब इवान डी जोड़ रैंक को परिष्कृत कर रहा था और जब उसने डी जोड़ रैंक कोर को परिष्कृत करना शुरू किया तो उसे आश्चर्य हुआ कि डी जोड़ रैंक कोर के अंदर की ऊर्जा अधिक थी, डी रैंक कोर की तुलना में 2 गुना अधिक। इवान ने डी जोड़ रैंक कोर को परिष्कृत करना जारी रखा और उसका प्राइम कोर धीरे धीरे लेकिन लगातार ई जोड़ रैंक की सीमा के करीब पहुंचने लगा। इवान को सभी डी जोड़ रैंक कोर को परिष्कृत करने में 20 मिनट से अधिक का समय लगा और उसे लगता है कि उसे अपने प्राइम कोर के साथ डी रैंक तक पहुंचने के लिए बस थोड़ी और ऊर्जा की आवश्यकता है। इवान ने सी रैंक कोर उठाया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इसके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा है, इवान ने सी रैंक कोर को परिष्कृत करते हुए कहा। उसे लगता है कि इस सी रैंक कोर के अंदर डी जोड़ रैंक की तुलना में कम से कम 4 गुना अधिक ऊर्जा थी। 15 मिनट के बाद जब इवान ने सी रैंक कोर के लगभग 1/4 हिस्से को परिष्कृत किया तो उसके प्राइम कोर ने अचानक अधिक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया और आसपास का मैना उसकी ओर बढ़ने लगा। इवान ने सी रैंक कोर को छोड़ दिया और अपने प्राइम कोर पर ध्यान केंद्रित किया जो डी रैंक की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और उसका कोर अपने विकास को पूरा करने के लिए आसपास के मैना को अवशोषित कर रहा था। लेकिन अचानक एक काली पानी की बूंद जो उसके हृदय के चारों ओर, जहां उसका मोनाक कोर स्थित था, मंडरा रही थी, उसके प्राइम कोर की ओर बढ़ गई। इवान जो अपने प्राइम कोर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसे पहले तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब काली पानी की बूंद उसके प्राइम कोर के पास आई तो उसका दिल धड़कना बंद हो गया और उसने उस काली पानी की बूंद को नियंत्रित करने की कोशिश की। जब इवान ने काली पानी की बूंद को नियंत्रित करने की कोशिश की जो वास्तव में छाया ऊर्जा की एक इकाई थी, तो वह उसके प्राइम कोर के पास रुक गई। स्विश! लेकिन अचानक प्राइम कोर से एक मजबूत चूषण बल निकला और छाया ऊर्जा की एक इकाई को अवशोषित कर लिया।
फुक, इवान ने शाप दिया जब उसके प्राइम कोर ने छाया ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, आसपास से मैना और भी अधिक बल के साथ उसकी ओर दौड़ पड़ी। इवान के सिर के ऊपर एक छोटा सा मैना भंवर बना और उसके प्राइम कोर ने बड़ी मात्रा में मैना को अवशोषित करना शुरू कर दिया। हालांकि भंवर का आकार उस भंवर से बहुत छोटा था जो तब बना था जब उसका सम्राट कोर डी रैंक पर आगे बढ़ा था, फिर भी ये पहले से बड़ा था। मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। आश्चर्यजनक रूप से इवान को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जब उसके प्राइम कोर ने छाया ऊर्जा को अवशोषित किया तो उसने सोचा कि यह टूट जाएगा क्योंकि यह ऊर्जा का उच्च स्तर है। 1 मिनट के बाद उसके सिर के ऊपर का भंवर गायब हो गया और उसका प्राइम कोर सफलतापूर्वक डी रैंक पर आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वह अपने प्राइम कोर में बदलाव का आकलन कर पाता, उसके सामने कुछ सूचनाएं दिखाई देने लगीं। आपने अपने प्राइम कोर से शैडो एनर्जी की एक इकाई को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। आपका प्राइम कोर शैडो एनर्जी के कारण उत्परिवर्तित हुआ। उत्परिवर्तन के कारण आपने अपने प्राइम कोर से शैडो एनर्जी की एक इकाई को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। आपका प्राइम कोर शैडो एनर्जी के कारण उत्परिवर्तित हुआ। उत्परिवर्तन के कारण जब आप अपने प्राइम कोर का उपयोग करके शैडो कोर को अवशोषित करते हैं तो 2% संभावना है कि आपको उस राक्षस के कौशल में से एक प्राप्त होगा जिससे कोर निकाला गया था। बूम! अचानक इवान के प्राइम कोर से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकली और उसके शरीर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इवान ने महसूस किया कि उसका मैना रिजर्व दोगुना हो गया है और उसकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर पर बढ़ गई है। शैडो एनर्जी का उपयोग करने के बाद इवान को जो दर्द महसूस हो रहा था वह कम होने लगा और सिर्फ 1 मिनट में दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। जल्द ही उसके प्राइम कोर ने भी ऊर्जा जारी करना बंद कर दिया जो उसके शरीर को परिष्कृत कर रही थी और सफलतापूर्वक डी रैंक पर स्थिर हो गई। अपने कोर के स्थिर होने के बाद इवान खड़ा हुआ और अपने शरीर की जांच की। मुझे यकीन नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मेरी शारीरिक शक्ति कम से कम 2 गुना बढ़ गई है, इवान ने चौंकते हुए कहा क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका प्राइम कोर उत्परिवर्तित होगा और उसकी शारीरिक शक्ति 2 गुना बढ़ जाएगी। इवान की शारीरिक शक्ति की तुलना पहले से ही सी रैंक के राक्षस से की जा रही थी लेकिन अब उसे खुद नहीं पता कि उसकी शारीरिक शक्ति कितनी शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि मुझे एक ही मुक्का मारकर राक्षसों को मारने में सक्षम होने से पहले लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इवान ने अपने सामने हवा में मुक्का मारते हुए कहा। जब इवान ने अपने सामने मुक्का मारा तो हवा का एक छोटा झोंका बना। अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करने के बाद इवान ने एक बार फिर से उस अधिसूचना को देखा जो उसे पहले मिली थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि छाया ऊर्जा के कारण मेरे प्राइम कोर में उत्परिवर्तन होगा। जब इवान अपने सम्राट कोर का उपयोग करके कोर को अवशोषित करता है तो 3% संभावना है कि उसे उस राक्षस का एक यादृच्छिक कौशल प्राप्त होगा जिससे कोर निकाला गया था। इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह अपने सम्राट कोर का उपयोग करके किस प्रकार के कोर को अवशोषित करता है, केवल 3% संभावना है कि वह एक कौशल प्राप्त कर सकता है। लेकिन यद्यपि उसका प्राइम कोर उत्परिवर्तित हो गया था, वह केवल तभी कौशल प्राप्त कर सकता था जब वह छाया प्रकार के कोर को अवशोषित कर लेता और कौशल प्राप्त करने की संभावना भी उसके सम्राट कोर से कम होती। भले ही कौशल प्राप्त करने की केवल 2% संभावना हो, ये पहले से ही पर्याप्त से अधिक है और मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि मेरा प्राइम कोर पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है, इवान ने अपने शरीर की जांच करते हुए संतुष्ट स्वर में कहा। तारानकन 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 तारानकन। दहाड़! अरोड़ा दुनिया से बहुत दूर एक अंधेरी दुनिया में एक पूरी तरह से काला 50 मीटर लंबा राक्षस दर्द से दहाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस के पेट में एक बड़ा छेद था और घाव से काला खून नदी की तरह बह रहा था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि राक्षस के मर जाने के बावजूद भी उसकी आभा इतनी मजबूत थी कि एक एस रैंक शिकारी भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। अचानक एक और राक्षस जो 20 मीटर लंबा था और टी-रेक्स जैसा दिखता था, राक्षस के शरीर के पास पहुंचा और उसे खाने लगा। राक्षस जो आभा छोड़ रहा था वह मृत राक्षस से भी अधिक भयानक थी। अचानक राक्षस की लाश को खाने वाले टी-रेक्स प्रकार के राक्षस ने खाना बंद कर दिया और डर से भरे चेहरे के साथ पीछे देखा और एक वफादार सेवक की तरह अपना सिर जमीन पर रख दिया। टी-रेक्स प्रकार के राक्षस से कुछ दूरी पर एक बड़ा महल था जो काले पत्थरों से बना था। भले ही इस दुनिया में सूरज नहीं था और किसी कारण से यह इलाका पूरी तरह से अंधेरा था, फिर भी काला महल दिखाई दे रहा था। महल में एक खूबसूरत महिला की आकृति एक काले सिंहासन पर बैठी थी और उसकी आंखें बंद थीं। अचानक महिला ने अपनी आंखें खोली और उसकी गहरी काली आंखें जो रसातल की तरह गहरी थीं, काले रंग में चमक उठीं। अजीब है कि मैंने इसे गलत समझा। एक पल के बाद महिला के खूबसूरत चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आए और वह अपने सिंहासन से खड़ी हो गई। जब महिला खड़ी हुई तो उसका पूरा रूप सामने आ गया। वह 190 सेमी लंबी थी और उसके लंबे काले बाल थे जो उसके द्वारा पहने गए लंबे काले कपड़े से मेल खाते थे। उसकी पतली बाहें, छोटी नाक और काले होंठ थे जो उसे एक आकर्षक राक्षसी की तरह दिखा रहे थे। खड़े होने के बाद मादा की आंखें एक बार फिर गहरे काले रंग में चमकने लगीं और वह बिना हिले डुले उसी जगह खड़ी रही। समय बीतता रहा और मादा उसी जगह खड़ी रही, जबकि उसकी आंखें काले रंग में चमक रही थीं, जैसे कुछ खोज रही हों।
15 घंटे से अधिक समय के बाद मादा की आंखें सामान्य हो गईं और उसने अपनी आंखों की मालिश करते हुए कहा, मुझे शायद गलत लगा होगा, मैंने पूरी दुनिया खोज ली लेकिन छाया ऊर्जा का कोई निशान नहीं मिला। जैसे ही मादा ने ये कहा, उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसे एक बार फिर लगा कि कोई छाया ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। लेकिन जब उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि इसका उपयोग कौन कर रहा है, तो उसे कुछ भी नहीं मिला। मुझे यकीन है कि यह छाया ऊर्जा थी, फिर मैं ये क्यों नहीं पता लगा सकती कि इसका उपयोग कौन कर रहा है, मादा ने कहा और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव आया और वह बुदबुदाई, केवल एक ही कारण हो सकता है कि मैं उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाई जिसने छाया ऊर्जा का उपयोग किया था, लेकिन यह असंभव है। महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई भी व्यक्ति निचली दुनिया में छाया ऊर्जा को जागृत नहीं कर सकता है, जहां मैं दुनिया के प्रतिबंधों के कारण नहीं देख सकती। लेकिन उसका चेहरा एक बार फिर बदल गया और उसने अपने सिंहासन के पीछे एक उच्च स्तरीय मंच को देखा जहां वह पहले बैठी थी। उच्च मंच पर एक और काला सिंहासन था, लेकिन ये सिंहासन महिला के सिंहासन से कम 2 गुना बड़ा था। हालांकि उस सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन यह एक ऐसा दबाव छोड़ रहा था जिससे हर कोई इसे देखकर घुटने टेक रहा था। जब महिला ने सिंहासन को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं और वह बुदबुदाने लगी, क्या ये हो सकता है कि गुरु आखिरकार वापस आने वाले हैं।